मित्रों नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र और स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर नेपाल की भ्रमण पूरा करके आज वापस जा रहे हैं और नेपाल के भ्रमण के दौरान क्या क्या किया उन्होंने, तो एक नज़र अगर हम दौड़ाते हैं तो नेपालियों की जो आदत है कि आपको कितना भी मिल जाएगा तब भी हम असंतुष्ट ही रहेंगे। यानी कि अभी जो अगर हम समझौता का सीरियली पढ़ते हैं तो एक ही बात कह सकते हैं कि जयशंकर विजिट से नेपाल हुआ मालो माल, फिर भी नेपाली असंतुष्ट। यानी कि इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है चारों तरफ, जैसे जयशंकर ने नेपाल को अपनी सब चीज़ ज़बरदस्ती लिख लिया है। आप सुनिए, मैं कुछ जो समझौता हुआ है उस पर मैं बात करने जा रहा हूं कि कितना उपयोगी यह समझौता है, जो हमारी हिमालनी टीम ने भी तैयार की है और आप खुद इसका जायजा ले सकते हैं। जैसे नेपाल भारत के बीच दीर्घकालिक बिजली समझौते पर हस्ताक्षर। यह देखिए, यह कितना महत्वपूर्ण समझौता है जो नेपाल और भारत के बीच दीर्घकालिक बिजली व्यापार समझौते पर एक ऐसा हस्ताक्षर हुआ है जिसमें विदेश मंत्री एनपी साउद और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में नेपाल के ऊर्जा तथा सिंचाई सचिव गोपाल प्रसाद सिगदेल और भारत के ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने हस्ताक्षर किया है। यह नेपाल भारत दीर्घकालिक बिजली व्यापार समझौता है। इस समझौते में क्या कहा गया है, यानी कि 10,000 मेगावाट बिजली 10 वर्ष में नेपाल भारत में निर्यात कर सकता है। यह देखिए 10,000 मेगावाट, यानी कि जो 10,000 मेगावाट बराबर का पानी हम मुफ्त में भेज रहे हैं, उस पर हमारी दृष्टि नहीं है कि हमारा पानी बर्बाद हो रहा है। और उससे अगर हम 10,000 मेगावाट बिजली भारत को दे रहे हैं तो इस पर कुछ लोगों को आपत्ति है कि यह समझौता राष्ट्रीयता के खिलाफ है या यह राष्ट्र विरोधी है, जिस तरह के कुछ लोग प्रचारबाजी में लगे हुए हैं। मैं बता दूं कि प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसमिशन का उपयोग भी किया जाएगा। जो नेपाल में ट्रांसमिशन मौजूद है इसको भी दोनों देश उपयोग करेंगे। इसी तरह जल विद्युत परियोजना के विभिन्न खंडों में नेपाल और भारत का निवेश बढ़ाने की भी जिक्र है इसमें। इस तरह नेपाल भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसमिशन लाइन परियोजना का भी विकास बहुत जल्द किया जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसमिशन लाइन परियोजना का अगर निर्माण हो जाता है और इसकी बात हो गई है तो इससे नेपाल को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है बिजली बाहर भेजने में। अब समझौते में कहा गया है दोनों पक्ष के बीच विद्युत निर्यात का परिमाण 10 वर्ष में 10,000 मेगावाट तक पहुंचाने तथा इसके लिए आवश्यक विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण संरचनाओं का निर्माण और विकास किया जाएगा। इस समझौते की अवधि 25 वर्ष है और यह समझौता 10 साल में यह स्वचालित रूप से नवीनीकृत होता चला जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है। जो आज तक हम लोग रट रहे थे कि भारत बिजली नहीं ले रहा है, बिजली नहीं ले रहा है, लेकिन अब जो है सो ये भारत का यह समझौता, पिछली बार जब हमारे प्रधानमंत्री प्रचंड गए थे तो वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ही घोषणा की थी कि नेपाल से इतना बिजली हम खरीदेंगे, जिससे कि नेपाल को कितना फायदा होगा, यह एक सोचने की
बात है। अब समझौते की अवधि या द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा बढ़ाने की भी इसमें आवश्यकता है। तो यह नेपाल भारत बिजली क्षेत्र के आधार पर सहयोग के लिए गठित संचालन समिति संयुक्त कार्य समूह द्वारा किया जाएगा। अब विदेश मंत्री एनपी साउद और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इसी अवसर पर कुशहा कटैया 132 केवी दूसरे सर्किट, परवानीपुर रक्सौल 132 केवी दूसरा सर्किट और मैनहिया और न्यू और नौतनवा ये 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन का भी कल उद्घाटन किया। अब देखिए इस उद्घाटन से कितना बिजली आदान प्रदान हो सकता है। और इसी तरह एक और हुआ है बिजली संबंध में कि नेपाल विद्युत प्राधिकरण और भारत के एनटीपीसी के बीच नवीकरण ऊर्जा विकसित करने और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लेकिन इसको नेपाल में ले रहे हैं ये लोग बहुत गलत तरीका से। मैं बता दूं कि इस पर पूर्व मंत्री प्रकाश चंद्र लोहनी ने ही कह चुका है कल कि ये ऊर्जा समझौता को तो म पक्ष में छैन, चूंकि यहाँ जल स्रोत समझौता हुनु पर्छ। अरे भाई, जब कोई भी विकास का काम है तो कम से कम पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। वो चीज नहीं हो पा रहा है। मैं बता दूं कि ऊर्जा से अब एक जरूर यहाँ पर गणेश कार्की जी जो नया पत्रिका में आज उनका आया है, उसमें वास्तव में ये बहुत सही बात कहे हैं कि हमने तो समझौता कर लिया, 10,000 मेगावाट बिजली भेजना मामूली बात नहीं है, लेकिन इसके संबंध में जो नीतिगत व्यवस्था हमारे अंदर है वो अभी अधूरी है। और उस पर जब तक हम नहीं विचार करेंगे, उसको जब तक हम सरल नहीं करेंगे, तब तक ये 10,000 मेगावाट बहुत मुश्किल है, जिसमें बहुत सारा जमीन का आ रहा है, वन का आ रहा है और निजी क्षेत्र के उद्योग का आ रहा है। ये समस्या सोल्व करना बहुत जरूरी है। लेकिन वही हमारे विद्युत प्राधिकरण के एमडी श्री कुलमान घिसिंग ने कहा है कि यह एक ऐतिहासिक समझौता है और इस समझौता के अंतर्गत 10,000 किया गया है, लेकिन हम 10,000 ही नहीं, हम 10,000 से ज़्यादा बिजली भारत निर्यात करेंगे। ये कुलमान घिसिंग जी का कहना है। मित्रों, मैं अब इसका दूसरा पक्ष एक ले रहा हूँ जो भारत द्वारा यहाँ दिया गया है कि भारत द्वारा नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए 10 अरब रुपये अनुदान की घोषणा है। अभी भारत सरकार ने कल बुधवार को विदेश मंत्री स्तर पर नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक के दौरान नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए 10 अरब रुपये यह अनुदान के रूप में घोषणा की गई है। यह देखिए 10 अरब रुपया आपको अनुदान में मिल रहा है पुनर्निर्माण के लिए। इससे पहले हिमालयी राष्ट्र में 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए $1 बिलियन अनुदान ऋण की घोषणा की थी। अब ये 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा सहायता जो इस बार की गई है, इसकी घोषणा यह बिल्कुल नई है, यह आपको अलग से मिल रहा है। इस समझौते पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की काठमांडू यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किया गया है। अब आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि काठमांडू में एक अन्य समझौता है। अब 3 समझौता में से एक समझौता ऐसा है, नेपाल में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट HICDP। इसके तहत नेपाल में अब छोटी परियोजनाओं को 20 करोड़ तक का काम भारतीय दूतावास द्वारा किया जाएगा।
अब इस परियोजना को लेकर नेपाल में बहुत तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। जो 20 करोड़ रुपया का कारोबार अब भारत सीधे ले लेगा। अब इसके पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल ने भी बोल दिया है। इस शंका से भरा हुआ यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री और यहाँ के नेतागण हैं, जिन्होंने कि बार बार इसको कह रहे हैं कि यह परियोजना आज की नहीं है। यह जब ज्ञानेंद्र साहब के पालों में पल्ला में सूर्य बहादुर थापा थे प्रधानमंत्री, उसी समय इसका निर्माण हुआ था और इसके तहत 3 करोड़ का काम भारतीय दूतावास द्वारा किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद जब बाबूराम भट्टराई बने प्रधानमंत्री तो उन्होंने इसको और सहज किया, 5 करोड़ तक ले गया। और आज जब प्रचंड जी बने हैं तो ये 5 करोड़ से 20 करोड़ का तक इसकी बढ़ाई गई है, इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। और इसके मैं इस पर फिर लौटूंगा। इसके अतिरिक्त और दोनों पक्ष ने नेपाल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी अकादमी द्वारा विकसित नैनो उपग्रह के लिए सेवा समझौता शुरू किए हैं। ये अब सैटेलाइट के युग में भी नेपाल जा रहा है, उसके लिए भी भारत सहयोग किया है। समझौते पर नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। तो अब ये सब समझौते हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा चर्चित समझौता अभी कल से ही आ रहा है बिना पढ़े हुए कि हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो है, जो ये 20 करोड़ किया गया है, इस पर लोगों को बहुत ज़्यादा आपत्ति है। लोग न पढ़ते हैं न जानते हैं, लेकिन अब हो रहा है कि भारतीय दूतावास या भारत सरकार सीधे बना देगा। अरे भाई, हम तो कहते हैं जो बना देगा तो तुम इसमें क्या हर्ज है? इसमें कौन सी स्वाभिमान तुम्हारा चला जाता है? इसमें राष्ट्रीयता कहाँ खत्म हो जाती है? वो बनाकर वो अपने देश में थोड़े ले जाएगा। कोई भी प्रोजेक्ट अगर 20 करोड़ का बनेगा तो नेपाल में बनेगा, लेकिन आप नेपाल में जो बन रहा है उसके लिए इतना ज़्यादा आप प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं। तो आप देखिए, इसमें सबसे प्रमुख पत्रिका है यहाँ की कांतिपुर ने भी इसका हेडिंग ही है कि भारत ले 20 करोड़ सम्मा का परियोजना सीधे ही खर्च कर न पाऊंगे। देखिए, ये भ्रम फैलाने वाला हेडिंग कैसा है कि अब भारत 20 करोड़ तक का परियोजना सीधा खर्च से अपना बनवा लेगा, ये हेडिंग से प्रचार किया गया है। लेकिन यही कांतिपुर आगे क्या कर रहा है, मैं इसी की बात से आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या कमजोरी है, कैसे ये भ्रम फैलाया गया है। यह नेपाली में है। अब पहले इसका नेपाली में मैं बता देता हूं कि नेपाल भारत संयुक्त उद्योग को बैठक में अर्थ सचिव कृष्ण हरि पुष्कर और नेपाल का लागि भारत राजदूत श्री नवीन श्रीवास्तव ने इस संबंधी समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जो कि अब 5 करोड़ से 20 करोड़ तक का काम किया जाएगा नेपाल। इस परियोजना पर कैसे काम किया जाएगा वह भी इसी पत्रिका कांतिपुर में लिखा हुआ है कि अर्थ मंत्रालय का अनुसार परियोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तथा अन्य सरकारी निकायबाट, जो गांव स्तरीय हो चाहे पालिका नगर पालिका, उससे प्रपोजल लिया जाएगा और वो प्रपोजल आपको भेजेगा आप संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय में उसका जांच किया जाएगा। ये देखिए पहला स्टेप, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय में परीक्षण और उस आयोजना के बारे में, उसके बाद उसको प्राथमिकता के आधार पर यह अर्थ मंत्रालय को भेजा जाएगा
अब अर्थ मंत्रालय सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने इसी में है कि यह अर्थ मंत्रालय तब भारत सरकार को अनुरोध करेगा। ये देखिए ये कितना इसमें बाधाएं हैं और कितना बैरियर पार करना पड़ेगा एक परियोजना के लिए। गैर सरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना को हकमा समेत संबंधित विषयगत मंत्रालय को सिफारिश का आधार में अर्थ मंत्रालय ले सहमति र समाज कल्याण परिषद को स्वीकृति। अब देखिए उसके बाद भी अर्थ मंत्रालय का सहमति और समाज कल्याण परिषद की स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधानमा सहमति भएको छ। यह बैरियर कितना रखा गया है एक 20 करोड़ की परियोजना में। स्वीकृत आयोजना संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूतावास बीच त्रिपक्षीय समझौता गरी संबंधित तह को बजेट समावेश गरेर कार्यान्वयन हुनेछ। ये इसमें दिया गया है, ये इसका नियम ही है। अब इसके बाद भी जो इसका अनुगमन किया जाएगा उस परियोजना का, वो केवल भारतीय दूतावास नहीं करेगी, उसमें गांव स्तरीय लेवल रहेगा, उसका सदस्य एक मंत्रालय स्तरीय रहेगा, दूसरा एम्बेसी का रहेगा, उसके बाद ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। आपको बता दें कि जब इतना बैरियर के बाद तुम दे रहे हो कि 20 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट बनेगा तो तुमको देने वाला आदमी भी भाग जाएगा। कितना है ऐसा देने वाला? हाँ, ये इस चीज की तो जरूरी है नेपाल में, क्योंकि यह विकास का चीज है, हर जगह विकास होगा। मैं इस पर ही एक आपको बता रहा हूँ, यही कांतिपुर में ही एक आया है गोपाल खनाल का आर्टिकल, कुछ दिन पहले इसमें निकाला गया है। मैं उन्हीं का एक लाइन यहाँ पर रख रहा हूँ कि नेपाल ले राजनीतिक मुद्दा लाई आर्थिक संबंधी र विकास केंद्रित बहस को अवरोधक बनाउनु हुँदैन। देखिए इनका सोचाई कैसा है। आर्थिक रूप में बलियो न हुँदासम्म राजनीतिक मुद्दा में अनुकूलता सृजना गर्ने सामर्थ्य बढ़दैन। आर्थिक रूप में बलियो वा अर्थतंत्र आत्मनिर्भर हुँदा मात्र नेपाल को बार्गेनिंग क्षमता पनि बढ़छ। हम नेपाल पूरा दिखा रहे हैं कि स्वाभिमान है हमारा, राष्ट्रीयता है हमारा, लेकिन हर चीज हम विकास में जोड़ देते हैं। उसके लिए इनका कहना बहुत अच्छा है कि भाई सबसे पहले तो हम आर्थिक दृष्टि से मजबूत हों, और जब तक आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं होंगे तो हम किसी देश से कैसे बार्गेनिंग करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा आगे लिखा है कि आखिर आज भारत अर्थतंत्र के दृष्टिकोण से विश्व में 5वें स्थान पर है और चीन दूसरे स्थान पर है। चीन आज जो दावा कर रहा है, चीन आज आगे बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है कि वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, तो उसके सामने लोग झुक जाता है। इसीलिए भारत भी बहुत ऊपर है, और नेपाल के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि भारत 5वां राष्ट्र बना हुआ है। और इसी के अनुसार इसमें कहा गया है कि जयशंकर ने पहले ही कह दिया है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जयशंकर को भ्रमण का क्रम में नेपाल ले आर्थिक एजेंडा लाई प्राथमिकता में राखेर संवाद गर्नुपर्छ। राजनीतिक मुद्दालाई छाड्नु हुँदैन, तर तिनलाई आर्थिक समझदारी, साझेदारी र विकास केंद्रित बहस को अवरोधक बनाउनु हुँदैन। ये जो राजनीति कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, उनको करारा जवाब दिया गया है कि आप राजनीति कीजिए, लेकिन जब विकास की बात होती है तो विकास की बात कीजिए, उस समय राजनीति आप गौण रखिए। आर्थिक रूप में बलियो न हुँदासम्म राजनीतिक मुद्दा में अनुकूलता सृजना गर्ने सामर्थ्य को विकास हुँदैन। आर्थिक रूप में बलियो भयो भने वा अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर भयो भने नेपाल को बार्गेनिंग क्षमता पनि बढ्छ। त्यसका उदाहरण चीन र भारत नै हुन्।
चीन विश्व को दूसरों, भारत विश्व को पांचों। अब ये कितना अच्छा दिया गया है कि तुमको भारत से टक्कर ही लेना है तो पहले जो तुम्हारा स्वाभिमान है, राष्ट्रीयता है, उसको अर्थतंत्र से बलियो करो, मजबूत बनाओ, तुम आत्मनिर्भर बनो। ये बहुत अच्छा सलाह दिया गया है। पहले आत्मनिर्भर बनिए, उसके बाद में तुमको गालियां देना होगा तो तुम गाली देते रहना। यहाँ पर तुमको बात करना होगा, ठीक है करना, नहीं करना होगा तो भारत के विरोध में ही जाना। लेकिन आज तुमको 10,000 मेगावाट जा रहा है तो तुम क्या करोगे? इतना दिन में 10,000 का बिजली वो ले रहा है। अगर तुमको नहीं देना है तो पानी को रोक लो। अगर तुम में क्षमता है तो पानी मत जाने दो, तो पानी बहा रहे हो और जब उसका उपयोग हो रहा है तो तुम भ्रम फैला रहे हो। तो इस तरह का यह भ्रमपूर्ण बकवास जो नेपाल में फैलाया जा रहा है, यह बिल्कुल ही अनुचित है। मित्रों, अगर हम विकास को देखते हैं तो विकास की नज़र से हमको देखना पड़ेगा। हर चीज में अगर हम शंका ही करें तो वह हमारा विकास नहीं, वह विनाश की ओर आगे ले जाएगा। मित्रों, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।